So Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Once again, welcome to our channel Study Hood. So students, in our today's video lecture, we are going to discuss our new topic, that is nucleophilic and electrophilic substitution reactions in aliphatic and aromatic compound. First of all, what is nucleophilic? Let's break down this word. Nucleo means nucleus. Okay, philic means loving. That means these are the compounds which are nucleophilic. That means ये जो है वो आपके पास न्यूक्लियस को गेन करेंगे, और अगर ये जो है वो न्यूक्लियस, हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर जो है वो एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल होता है, एंड एज यू नो दैट प्रोटॉन इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. अब न्यूक्लियस, ओवरऑल न्यूक्लियस के ऊपर जो है वो चार्ज कौन सी बनती है? पॉजिटिव बनती है. अगर ये जो है पॉजिटिव को अट्रैक्ट कर रहा है, दैट मीन्स ये जो है वो खुद कौन सा चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड होगा? ये हमारे पास नेगेटिवली चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड होगा. तो न्यूक्लियोफिलिक हर वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं. अगर ये नेगेटिवली चार्ज होंगे, दैट मीन्स ये जो है वो रिएक्ट करेंगे किसके साथ? दे विल रिएक्ट विथ इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड्स. अब इलेक्ट्रोफिलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? यहाँ पर एक क्वेश्चन राइज होता है, इसको भी ब्रेक डाउन करें. सबसे पहले इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन, फिलिक मीन्स लविंग. ठीक है जी. तो इलेक्ट्रॉन लविंग कंपाउंड्स. अब इलेक्ट्रॉन लविंग कंपाउंड्स कौन से होंगे? जो कि इलेक्ट्रॉन को जो है वो अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखते हैं. अगर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की सलाहियत रखते हैं तो ये कोई ना कोई ऐसे कंपाउंड हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है. तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज वाले कंपाउंड हैं तो याद रखिएगा ये जो है वो रिएक्ट करेंगे आपके किसके साथ? दे विल रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड. दे विल रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफिलिक्स. अब सब्स्टिट्यूशन क्या होती है? सब्स्टिट्यूशन यानी कि एक ग्रुप को या फिर एटम को या फिर एलिमेंट को, जो आपको सूटेबल लगे, या सब्सटेंस को रिप्लेस कर देना. क्या कर देना? इसको रिप्लेस कर देना. उसे हम कहते हैं कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रही है. और रिएक्शंस हमें पता है क्या होते हैं. इसके अलावा इन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक. एलिफेटिक का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? एलिफेटिक मीन्स जो स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स. और जो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, एरोमेटिक हम किसे कहते हैं? जो कि एरोमेटिसिटी रखते हो, यानी कि वो साइक्लिक हों. ठीक है जी. अब यहाँ पर साइक्लिक हो, हमें पता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो दो टाइप्स का होता है. या तो वो होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या तो फिर वो होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. या तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा या तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक होगा. ठीक है जी. अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें समझ में आ गया कि अगर रिप्लेसमेंट हो रही हो या एक ग्रुप जो है वो उसको रिप्लेस किया जा रहा हो किसकी वजह से? जो कि न्यू ग्रुप आ रहा है हमारे पास, तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन. अब हमारे पास दो टाइप की सब्स्टिट्यूशन होगी, या तो फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अब इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक होती क्या है? सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी कि अगर सब्स्टिट्यूशन हो रही है, किसकी होगी? किसी भी ऐसे कंपाउंड की होगी जिसको सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा. सब्स्टिट्यूट कौन कर रहा होगा? एक इलेक्ट्रोफाइल, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग कंपाउंड उसको सब्स्टिट्यूट कर रहा होगा. और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगी? कि एक ऐसी सब्स्टिट्यूशन जो कि सब्स्टिट्यूट कर रही हो किसको? किसी भी कंपाउंड को बाय द हेल्प ऑफ एनी न्यूक्लियोफाइल. तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारे पास कौन सी सब्स्टिट्यूशन होती है? जिसके अंदर सब्स्टिट्यूटेड हो कंपाउंड बाय इलेक्ट्रोफाइल, और इसके अंदर वो सब्स्टिट्यूटेड होंगे बाय न्यूक्लियोफाइल. ठीक है जी. सबसे पहले जो है वो हम डिस्कस करते हैं अपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को.
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये है क्या? सबसे पहला सवाल तो हमारा ये उठता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि ये मेनली हमारे पास जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर होती है और क्या करती है वहाँ पर ये हाइड्रोजन को ये रिप्लेस करती है। अब हाइड्रोजन को रिप्लेस किस तरह से करती है? लाइक हम यहाँ पर ले रहे हैं बेंजीन, ठीक है जी, ये आपकी आ गई बेंजीन रिंग। आई नो आई एम नॉट प्रॉपर इन ड्राइंग दिस, ठीक है जी, और ये इसके डबल बॉन्ड्स। अब ये बेंजीन है, हमें पता है हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन भी अटैच है यहाँ पर, ठीक है जी। अब अगर हम इसको रिएक्ट करवा देते हैं किसके साथ? इस बार हम इसको रिएक्ट करवा देते हैं इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अब याद रखिएगा हमने क्या डिस्कस किया था कि ये इलेक्ट्रोफाइल हमेशा रिएक्ट करेगा किसके साथ? न्यूक्लियोफाइल के साथ। लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट तो करेगा, लेकिन एक और चीज़ क्या, वो ये कि हमेशा ये रिप्लेस जो करेगा ना, रिप्लेस ये हमेशा दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को ही करेगा। ये थोड़ी सी पॉइंट जो है वो ट्रिकी, आई नो, बट ये याद रखिएगा कि ये रिएक्ट तो न्यूक्लियोफाइल के साथ करता है, लेकिन ये हमेशा रिप्लेस किसको करेगा? ये रिप्लेस करेगा हमेशा इलेक्ट्रोफाइल को। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमारा हाइड्रोजन है, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब यहाँ पर ये जो है वो क्या होगा, किस तरह से रिएक्शन, ये जाकर यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ सपोज कर लेते हैं कि वो अटैक कर रहा है इस हाइड्रोजन के ऊपर, यहाँ किसी भी हाइड्रोजन पर कर सकता है, लेकिन हम इसको फ़िलहाल इसके साथ समझ रहे हैं। अब यहाँ पर होगा क्या कि ये आपकी अगेन बेंजीन रिंग आ गई, यहाँ पर अब दो बॉन्ड्स बन जाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो बॉन्ड मौजूद था यहाँ वाला, अब देख सकते हो आप कि एक कार्बन के पास 5 बॉन्ड्स आ गए। 5 बॉन्ड्स तो वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो क्या करेगा कि इस वाली जो डबल बॉन्ड था उसका, वो इसको शिफ्ट कर देगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएंगे और यहाँ से ये जो बॉन्ड है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब ये हुआ हमारा नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद थर्ड स्टेप के अंदर क्या होगा कि ये आ गया आपका कंपाउंड, कौन सा? बेंजीन, जो इस बार इस तरह से है और दूसरी साइड इसका हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब यहाँ पर जब आप देखोगे तो इस कार्बन के साथ यहाँ पर क्या हुआ है कि 5 बॉन्ड बन चुके हैं। तो ये क्या करेगा, अगेन इसको जो है वो शिफ्ट करेगा टू द नेक्स्ट। तो ये नेक्स्ट के पास शिफ्ट होने के बाद कुछ इस तरह से इसकी रिंग बन जाएगी, क्योंकि ये अगर यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है तो यहाँ से ये क्या करेगा, ये इसको इस साइड शिफ्ट करेगा। अगर मैं बोलूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक शिफ्ट हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, 5 बॉन्ड बन जाएंगे। अगर मैं इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देती हूँ, लाइक हम जो है वो दूसरे को शो करते हैं रेट के साथ शिफ्ट कर देते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 बॉन्ड्स जो है वो फॉर्म हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर एक हाइड्रोजन का भी बॉन्ड इसके साथ अटैच है। तो ये 5 बॉन्ड अब बन गए। तो ये क्या करेगा, अब इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर देगा यहाँ पर, तो ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये कुछ जो नेक्स्ट रिंग बनेगी वो हमारे पास इस तरह से बनेगी, राइट। और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड। अब आप देख सकते हो अगेन कि ये जो कार्बन है, अब आप देख सकते हो अगेन इसके पास 5 बॉन्ड्स है। तो ये अब क्या करेगा, ये अब इस हाइड्रोजन को यहाँ से करेगा भाई रिमूव, कहेगा कि हाइड्रोजन आप जाएं, क्यों? क्योंकि आपकी पावर इसके मुताबिक कम है, अब आपको जाना पड़ेगा। अब जैसे ही ये हाइड्रोजन जाएगा तो हमारी जो रिंग है वो कैसी हो जाएगी, इसी को यहाँ पे ही ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ये जो रिंग है वो हमारी पहले जैसी हो जाएगी। यहाँ पर ये आ गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। अब ये जो बॉन्ड है वो शिफ्ट होता जाएगा, फिर वापस से उसका जो आपको पता है बेंजीन के अंदर जो रेजोनेंस होती है, ये आ गए इसके दोबारा से डबल बॉन्ड। तो हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ कि यहाँ पर अगेन आई नो इट इज़ लिटिल बिट डिफ़िकल्ट ओनली, यहाँ पर क्या हुआ कि इस इलेक्ट्रोफाइल ने जाके अटैक किया हाइड्रोजन के साथ। अब इसने उसको रिप्लेस करना है, लेकिन हमें पता है कि एक रेजोनेंस जो है वो टाइमली चलती रहती है बेंजीन के अंदर। अब होगा क्या यहाँ पर, जब ये यहाँ पर अटैच करेगा तो कार्बन 5 हो जाएंगे, इसके साथ वैलेंसी 5 हो जाएगी। अब हमें पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो जस्ट 4 होती है। डेट मीन्स कार्बन इज़ टेट्रावेलेंट कंपाउंड, ओके, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, इसकी शिफ्टिंग यहाँ की होने की वजह से यहाँ पर जो बॉन्ड था वो क्या होगा, अब वो डिस्टर्ब हो जाएगा, दैट्स वाई जो है वो रिमूव हो जाएगा। और यहाँ पर अब हमारे पास 2 बॉन्ड्स आ चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये यहाँ से फिर मूव करेगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हमें पता है कि 5 बॉन्ड्स बन चुके हैं, दैट्स वाई ये यहाँ पर इसको धक्का देगा कि भाई आगे जाओ, हमारे पास जगह नहीं है। और यहाँ पर जैसे ही वो आगे गया तो यहाँ पर फिर उसने बोला कि भाई क्यों तुम
तुम्हारे लिए हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें। फिर इसने अगेन धक्का दिया उस जो डबल बॉन्ड को, और फिर वो यहाँ पर चला गया। जब वो यहाँ पर गया तो यहाँ वाला कार्बन जो है वो भी चिढ़ गया कि भाई हम क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करें तुम्हारे लिए। तो इसने क्या किया कि यहाँ से हाइड्रोजन का जो ये बॉन्ड, हाइड्रोजन ने बोला कि लड़ाई मत करें, मैं ही यहाँ से जो है वो लीव करके चला जाता हूँ, ठीक है। फिर जैसे ही उसने लीव किया तो यहाँ पर जो झगड़ा चल रहा था अब वो सॉल्व हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई है एक बेंजीन रिंग के अंदर, ठीक है जी। आई होप ये जो क्लियर हो गया होगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे पास थोड़ी सी ईजी थी, न्यूक्लियोफिलिक भी ईजी है, लेकिन हम जो है वो इसके अंदर हमने जस्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर देखा। हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर दोनों कंपाउंड्स के साथ खेलने वाले, एक एलिफेटिक एक एरोमेटिक। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होगा कि ये हमें पता है ये रिएक्ट तो इलेक्ट्रोफाइल के साथ करता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये अगेन जो रिप्लेस करेगा, जिस ग्रुप को ये रिप्लेस करेगा, क्योंकि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रही है, तो जिस ग्रुप को रिप्लेस करने वाला है वो भी खुद ही न्यूक्लियोफाइल होगा। आपने अक्सर सुना होगा कि एक जो है वो इंसान ही इंसान को तोड़ता है, तो इसी तरह से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो न्यूक्लियोफाइल को ही रिप्लेस कर रहा है, ठीक है जी। अब इसकी जो है वो हमें पता है ये दोनों के अंदर पॉसिबल है, एलिफेटिक के अंदर भी और एरोमेटिक के अंदर भी। अगर हम इसकी जनरल ओवरव्यू देखें तो जनरली इसके अंदर होता क्या है कि अगर सपोज कर लें कि ये रेडिकल है, अब ये कोई भी है, एलिफेटिक है, एरोमेटिक है, इसके साथ हमारे पास किस ग्रुप को अटैच करवाएं, क्योंकि हमें पता है ये जो न्यूक्लियोफाइल है ना, ये एक और बात याद रखिएगा कि ये अल्कोहल्स के अंदर, अल्किल हैलाइड्स के अंदर, अल्किल हैलाइड्स के अंदर और इसके अलावा एपॉक्साइड्स के अंदर ये जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक है जी। तो सबसे पहली बात हमारे पास अल्कोहल के अंदर, अल्किल हैलाइड्स के अंदर और एपॉक्साइड्स के अंदर ये कॉमन होता है। अब हम जो है वो एग्जांपल ले लेते हैं लाइक अल्किल हैलाइड्स की, तो ये रेडिकल आ गया और ये आ गया हमारा हैलाइड ग्रुप। अब इसको हम रिएक्ट करवा देते हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल हमें पता है न्यूक्लियस लविंग है, दैट वाई इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज होगी। अब ये करेगा क्या, ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो इस हैलाइड ग्रुप को रिप्लेस करके यहाँ पर अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा कुछ इस तरह से, और ये एज अ रिज़ल्ट इस हैलाइड को यहाँ से रिमूव कर देगा, बोलेगा अब आपकी ज़रूरत नहीं रही। तो जनरली इसके अंदर ऐसा होना। अब एलिफेटिक के अंदर आते हैं। एलिफेटिक के अंदर आप कोई भी जो है वो कंपाउंड से कर लें, लाइक में जो है वो कार्बन CH3 हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं ब्रोमीन को, इसको रिएक्ट करवाते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, क्योंकि ये हमें पता है कि एक बेस्ट न्यूक्लियोफाइल है। अब यहाँ पर होगा क्या, इसका मैकेनिज्म किस तरह से होगा, ये जहाँ के यहाँ पर अटैक करेगा और ये ब्रोमीन को बोलेगा कि आप जा सकते हो, ठीक है जी, अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं रही। तो ये एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी सेम रहेंगी, लेकिन ये OH जो है वो अब इसके साथ आके अटैच हो गया और एज अ रिज़ल्ट इसने किसको निकाला बाहर, इसने निकाला ब्रोमीन को। अब एलिफेटिक के अंदर कुछ इसका मैकेनिज्म अभी पढ़ते हैं, लेकिन आप एक जनरल ओवरव्यू ले लें। एरोमेटिक के अंदर भी सेम चीज़ें होंगी। अब यहाँ पर जो है वो हमारा आ जाएगा कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड, लाइक हमारे पास बेंजीन है। अब बेंजीन के साथ हम जो है वो यहाँ पर रख देते हैं, इसको रिएक्ट करवाते हैं NH2 के साथ, हम यहाँ पर बेंजीन ब्रोमोबेंजीन ले लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर होगा क्या, इसको थोड़ा सा यहाँ पर करके ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमने देखा ये अल्किल हैलाइड्स के अंदर कॉमन होता है, इसीलिए हमारे अल्किल हैलाइड्स के अंदर इसकी एग्जांपल ले रहे हैं। और NH2 आई थिंक सो, यस, ठीक है जी। अब यहाँ पर होगा क्या कि ये जो NH2 है ये क्या करेगा, इस ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पर इसकी जगह ले लेगा, इसका बॉन्ड, इसको बोलेगा ब्रोमीन को आप जा सकते हो। तो फिर ये ब्रोमीन को जब रास्ता नहीं दिखा तो इसने इसके साथ रिएक्ट किया, क्योंकि इसकी वैलेंसी 1 है, सोडियम की हमें पता है 1 वैलेंसी होती है। अब ये खाली हुई ब्रोमीन की भी हमारे पास 1 वैलेंसी, तो ये जाके इसके ऊपर अटैक करेगा और ये जो अमाइन ग्रुप है ये यहाँ पर आके जो है बेंजीन के साथ रिएक्ट कर देगा। और हमें पता है जब बेंजीन के साथ अमाइन ग्रुप अटैच करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एनिलिन। और एज अ रिज़ल्ट साइड प्रोडक्ट हमारा क्या बना, सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है जी। तो ये आपके पास बन गया
एक सब्स्टिट्यूशन आपने शो कर दी। कौन सी सब्स्टिट्यूशन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब ये जो है वो हमारे पास इसका मैकेनिज़्म, इसका आ जाता है अब मैकेनिज़्म। अब इसके मैकेनिज़्म जो है वो हमारे पास 2 टाइप्स का होता है। एक है स्टूडेंट्स आपके पास SN1 मैकेनिज़्म, एक है आपके पास SN2 मैकेनिज़्म। हमने जो है वो SN1 और SN2 एक जनरल ओवरव्यू देख लेते हैं, फिर हम इसके मैकेनिज़्म के अंदर डीपली जाएंगे। SN1 के अंदर क्या होता है, इसको 1 इसलिए नाम दिया गया क्योंकि ये जो है SN1 जस्ट एक पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन, ये सिर्फ़ और सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। वाहिल SN2 जो है वो एक तो रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करेगा, इसके साथ साथ जो आपने उसको न्यूक्लियोफाइल जो प्रोवाइड किया है उसके साथ भी ये, उसके ऊपर भी ये डिपेंड करेगा। तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज SN2। बट एक और चीज़ जो मुझ थोड़ा सा कंफ्यूज करती है वो ये कि SN1 रिएक्शन जो है ना ये 2 स्टेप रिएक्शन है, वाहिल SN2 जो है वो सिंगल स्टेप के अंदर ही परफॉर्म हो जाता है। ठीक है जी, एक ये बात हो गई। इसके अलावा हमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये कि SN1 के अंदर जो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू दी 2 डिग्री, और 2 डिग्री जो है वो हमारे पास 1 डिग्री से ज़्यादा होते हैं, और 1 डिग्री जो है वो अल्काइल हैलाइड से ज़्यादा होते हैं। अगर हम इसको शो करें तो इट इज़ लेस देन 1 डिग्री, 1 डिग्री इज़ लेस देन 2 डिग्री एंड 2 डिग्री इज़ लेस देन 3 डिग्री। ठीक है जी, SN2 जो है वो बिल्कुल इसका उल्टा है, बिल्कुल इसका उल्टा है। वो किस तरह से कि इसके अंदर जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होंगे एज़ कम्पेयर टू द 2 डिग्री, और 2 डिग्री ज़्यादा होंगे किससे? 3 डिग्री से। अब इसका रीज़न क्या है? ये इसका रीज़न जो है वो हम जब मैकेनिज़्म करेंगे ना उसके अंदर सबसे पहले मैकेनिज़्म को डिस्कस करते हैं, फिर उसके अंदर हम इसके रीज़न को भी कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं। अब SN1 के अंदर होता है क्या है, हमारे पास SN1 के अंदर 2 स्टेप रिएक्शन है ये हमारे पास। ठीक है जी, स्टेप नंबर 1 के अंदर याद रखिएगा सबसे पहले होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और सेकेंड लीज की ये जो स्टेप है हमारे पास ये स्लो स्टेप है। अब आप कोई भी एग्जांपल ले लो जो कि हमने पढ़ा था कि ये जो अल्काइल हैलाइड्स के अंदर हो सकती है, तो अल्काइल हैलाइड हम यहाँ पर ले रहे हैं। लाइक सपोज ये आ गया, हमने कब पढ़ा था कि 3 डिग्री के अंदर ये स्पीडली होती है, तो हम 3 डिग्री यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है जी, अब इसके साथ आप यहाँ पर कोई भी हैलाइड अटैच करवा दें लाइक क्लोरीन। अब इसको जो है वो हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके साथ? OH के साथ। अब डायरेक्टली तो नहीं हो सकता, तो इसको हम CH3OH के साथ ये करवाते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पर होगा क्या? अब फर्स्ट स्टेप चल रहा है हमारा, याद रखिएगा ये स्टेप नंबर 1 है। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन किस तरह से होगी कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो हैलाइड, ये हैलाइड ग्रुप यहाँ से लीव करके चला जाएगा, और एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर जो बनेगा वो बनेगा आपका कार्बोकेटाइन। ठीक है जी, अभी कार्बोकेटाइन बना। अब इसके बाद जो फर्स्ट स्टेप के बाद जो स्टेप नंबर 2 होता है ना, वो बिल्कुल पलक झपकते होता है, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। और इस स्टेप के अंदर हो गया क्या, बेसिकली जो न्यूक्लियोफाइल है ये डायरेक्टली अटैक करेगा ऑन द कार्बोकेटाइन के ऊपर, ये डायरेक्टली जो है वो जाके उसके ऊपर अटैक करता है। अभी किस तरह से अटैक करेगा? लाइक हमारे पास कार्बो ये बना हुआ है। ठीक है जी, अब यहाँ पर ये रहा CH3OH। अब यहाँ पर होगा क्या कि ये यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगी, और ये पूरा ग्रुप जाके यहाँ पर इसके साथ अटैच होगा, ये पूरा ग्रुप जा। एज ए रिज़ल्ट हमारे पास जो न्यू कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है वो हो रही है किस तरह से, ये आ गए आपके मीथास, और इसके साथ ऑक्सीजन, और ये मीथाइल। ये आपके पास हो गई क्या? ये आपके पास हुई स्टेप नंबर 2। आपने देखा कि फर्स्ट स्टेप जो है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन सेकंड स्टेप इतना जल्दी होता है। आप अगर बोलें तो पलक झपकते ही ये जब आप ब्लिंक करोगे आईज को, तो ये मोस्ट
स्पीडली ये रिएक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाता है इन द सॉल्यूशन। तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये बात याद रखिएगा कि ये स्लो होता है, लेकिन सेकंड स्टेप याद रखने वाली बात क्या है कि वो फास्ट होता है। अब SN2 हमें पता है कि ये सिंगल स्टेप होता है, इसके अंदर जस्ट वन स्टेप ही इन्वॉल्व है, लेकिन वो किस तरह से। अच्छा, दूसरी बात हमने क्या डिस्कस की थी कि SN1 जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ डिपेंड करता है किस पर भाई, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन SN2 जो है वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन बोथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर और दूसरा न्यूक्लियोफाइल पर। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बस जो है वो अच्छा खासा होना चाहिए जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा है। अब होगा क्या यहाँ पर, होगा ये कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा फ्रॉम बैक साइड। अब यहाँ पर ये जो बैक साइड से अटैक कर रहा है ना, इसीलिए अगर ये जो है वो 3 डिग्री के अंदर अटैक करेगा बैक साइड से, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये जाने देगा इसको। यहाँ पे तीन आप बोल सकते हो गार्ड्स मौजूद हैं, तो ये जाने ही नहीं देगा, उसके ऊपर अटैक ही नहीं करने देगा। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास जस्ट 1 डिग्री ही इन्वॉल्व होता है। अब यहाँ पर आप कोई भी हैलाइड ले लो, इस बार ब्रोमीन ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको OH के साथ रिएक्ट करवाते हैं। अब यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर होगा ये कि ये जो है OH ये यहाँ से अटैक करेगा। ये जैसे ही यहाँ से अटैक करेगा तो क्या होगा कि यहाँ से इसकी जो वैलेंसी है वो हमें पता है ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, लेकिन ये क्या करेगा, ये अपनी वैलेंसी शिफ्ट करेगा। एज अ रिज़ल्ट यहाँ से हाइड्रोजन लीव करके फिर ये यहाँ पर जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा। जैसे ही वो यहाँ पर इसका हाइड्रोजन अटैच होगा तो इसके पास भी 5 हो जाएगी। फिर ये जो है वो यहाँ से बॉन्ड के ब्रेक डाउन करेगा और इसको जो है वो बोल देगा कि तुम्हारी अब ज़रूरत नहीं रही। तो जो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो किस तरह से बनेगा कि ये आपका आ गया कार्बन CH2 CH3 और इसने जैसे कि पीछे से अटैक किया है तो ये यहाँ पर OH, और एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर और क्या बना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है जी, HBr। तो ये रहा हमारे पास पूरा मैकेनिज़्म जो ये बना है यहाँ पर। अच्छा, ये कौन सा कंपाउंड बना है, ये हमारे पास अल्कोहल बना है। कौन सा अल्कोहल बना है, इथाइल अल्कोहल, अगर कॉमन लैंग बात करें। लेकिन हमारा मेन चीज़ जो हमें हमारा टारगेट क्या है, वो क्या कि SN2 जो है उसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है हमारे पास, ये बैक साइड से जाके रिएक्ट करेगा, और बैक साइड से रिएक्ट करने की वजह से यहाँ पर जो मीडिएटेड कंपाउंड जो है वो किस तरह से बनेगा, वो इस तरह से बनेगा। लाइक ये आ गया आपका OH, ये रहा C, ये इस तरह से इसके जो मीडिएटेड कंपाउंड है ना वो इस तरह से होगा कुछ देर के लिए। सबसे पहले हमें पता है यहाँ पर जो है वो 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड बोलेगा कि वो तुम ले लो, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर अब पहले इसके पास ऑलरेडी कितने थे, 2 थे, एक ब्रोमीन था। अब यहाँ पर होगा इसके पास 4 वैलेंसी। इसकी जैसे ही 4 वैलेंसी होगी तो ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, बॉन्ड तोड़ने की वजह से ये ब्रोमीन को आज़ाद कर देगा यहाँ से, और ब्रोमीन चला जाएगा बाहर, और ये आपके पास बन गया आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ पर हुई क्या, यहाँ पर हुई सब्स्टिट्यूशन। कौन सी सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर जो क्वांटिटी है जो कि हमारे पास रिएक्टेंट्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करता है दोनों पर, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है उन दोनों पर रिएक्ट करता है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो छोटे मोटे जो इन दोनों को परेशान करते हैं, थोड़ा सा उनको भी डिस्कस करते हैं। अब सबसे पहला जो फैक्टर SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करता है वो है नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जितने ज़्यादा, याद रखिएगा, जितने SN1 रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, जितने ज़्यादा रेडिकल ग्रुप होंगे उतनी ही उसकी जो सब्स्टिट्यूशन पावर होगी वो मोर होगी। यानी जितने ज़्यादा रेडिकल ग्रुप्स होंगे उतनी ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन वहाँ पर अच्छी होगी। क्यों? क्योंकि वो हमें पता है ये जो है वो उसको क्या करता है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, और जितना स्टेबल वहाँ पर कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा उतना ही रिएक्शन जो है वो हमारे पास क्या होगा, उतना ही अच्छा हमारे पास रिएक्शन इज़ फास्टर। ठीक है जी। दूसरी बात, हमारे पास अगर हम SN2 की बात करें तो SN2 के अंदर जो रेडिकल ग्रुप जितने कम होंगे उतनी ही सब्स्टिट्यूशन पावर जो होगी वो उसकी इज़ मोर।
अब यहाँ पर कम क्यों हो, उसकी वजह से ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि हमें पता है अगर वो रेडिकल ग्रुप ज़्यादा होंगे तो फिर यहाँ पर जो स्टेरिक हिंड्रेंस है हमारे पास, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है। अभी यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो उसको बैक साइड से अवटेक करने नहीं देगी न्यूक्लियोफाइल को, दैट्स वाई वहाँ पे जो रिएक्शन है वो स्लो हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर रेडिकल ग्रुप हमारे पास कम होंगे, लेसर होंगे, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन इसकी पावर जो है वो मोर होगी ऑफकोर्सली। लेकिन यहाँ पर SN1 के अंदर क्या हो रहा था कि अगर जितने ज़्यादा रेडिकल ग्रुप हैं उतनी ही सब्सटीट्यूशन पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन। क्या हो रही है भाई, यहाँ पे रीज़न क्या है इसका कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है इसीलिए। लेकिन यहाँ पर किसी भी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं हो रही और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर रहा है फ्रॉम बैक साइड। तो ये एक रीज़न है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितने रेडिकल ग्रुप कम होंगे उतनी ही सब्स्टिट्यूशन पावर हमारे पास ज़्यादा होगी। दूसरी जो बात है वो ये है कि आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है वो किस तरह से अफेक्ट करेगा। अगर आपको याद हो तो हमने जो है वो 4-5 बार डिस्कस किया कि SN1 रिएक्शन जस्ट डिपेंड करता है रिएक्टेंट, जो इसके पास जो न्यूक्लियोफाइल जो रिएक्टेंट है उसके नेचर पर। ये न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नॉट डिपेंडेबल है, तो न्यूक्लियोफाइल से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल से भाई फ़र्क पड़ता है। जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही हमारे पास जो रिएक्शन होगा वो फास्ट होगा। अब न्यूक्लियोफाइल स्टेबल किस तरह से, कितना स्ट्रॉन्ग चाहिए, यानी कि हम स्ट्रॉन्ग बेस लें या स्ट्रॉन्ग एसिड्स। चूँकि हमें यहाँ पर चाहिए एक बेस्ट इलेक्ट्रॉन डोनर, तो हम यहाँ पर लेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि स्ट्रॉन्ग बेस वही जो अपने इलेक्ट्रॉन्स इजीली डोनेट कर सके। ये प्रोटॉन एक्सेप्टर है भाई ये, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये अच्छे से अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सकता है। दैट्स वाई हमें चाहिए कि स्ट्रॉन्ग बेस जो कि एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगी, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्टर होगा। तो ये फैक्टर्स ये अफेक्ट कर रहे हैं हमारे रिएक्शंस के रेट को, ऑफ कोर्स नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पर जो अफेक्ट कर रही है वो है आपका नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। याद रखिएगा, जितना ज़्यादा लिविंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज़्यादा रिएक्शन जो है वो आपकी फास्ट होगी। अगर वो जल्दी से रिएक्शन जो हमारे पास लिविंग ग्रुप है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो जल्दी से रिलीव कर जाएगा और हमारे पास जो रिएक्शन रेट है वो फास्ट हो जाएगा। सेम इज़ द केस विद द SN2 मैकेनिज़्म। यहाँ पर भी जो आपका लिविंग ग्रुप है वो चाहिए भाई हमें स्ट्रॉन्ग। तो हमारे पास SN2 मैकेनिज़्म के अंदर जितना ज़्यादा नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप जो है वो स्टेबल होगी या स्ट्रॉन्ग होगी तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, वो उतनी ही ज़्यादा फास्ट होगी या उसका रिएक्शन रेट फास्ट होगा। अब तीसरी चीज़ जो है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, वो ये है कि नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो वो जो मैकेनिज़्म वो जो हो रहा है पूरा, वो किसके अंदर हो रहा है, किस सॉल्वेंट के अंदर हो रहा है, वो भी तो कुछ ना कुछ अपने इफ़ेक्ट्स दिखाएगा ना। तो हमें पता है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट 2 टाइप्स की होगी, या तो फिर वो पोलर होगा या तो फिर वो नॉन पोलर होगा। अब नॉन पोलर, सबसे पहली बात तो पोलर के अंदर हमारे पास मज़ीद 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक है हमारे पास प्रोटिक, जिसके अंदर जो प्रोटॉन है ना वो याद रखिएगा इसके अंदर प्रोटॉन रिप्लेस्ड है, और दूसरा है आपके पास अप्रोटिक। इसके अंदर क्या है, हमारे पास प्रोटॉन जो है वो प्रेजेंट है। तो अगर आपके पास पोलर नेचर का सॉल्वेंट हो तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो स्पीडली होगा। ये तो कॉमन सी बात है, सबको पता है। अगर नॉन पोलर होगा सॉल्वेंट तो हमारे पास अल्टीमेटली जो रिएक्शन होगा वो स्लो होगा। अब अगर हम बात करें भाई यहाँ पर SN2 मैकेनिज़्म के अंदर, तो प्रोटिक जो
हमारे पास अगर नेचर का सॉल्वेंट हुआ तो याद रखिएगा यहाँ पे जो रिएक्शन है, जिस तरह यहाँ पर वो फास्ट था लेकिन यहाँ पर वो रिएक्शन स्लो होगा, क्योंकि उसके पास जो है वो प्रोटॉन रिप्लेस्ड है। प्रोटॉन रिप्लेस्ड है, दैट मीन्स कि वो हमारे पास एक अच्छा सा बेस नहीं है। अच्छा सा बेस नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो वहाँ पर रिएक्शन भी आपका फास्ट नहीं है, इसीलिए जो रिएक्शन रेट होगा वो स्लो होगा। दूसरी बात, अगर अप्रोटिक लें हम, जहाँ पर एक्चुअल में प्रोटॉन प्रेजेंट है, अगर प्रोटॉन प्रेजेंट है तो फिर हमारी तो काम हो गया, तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, वो हमारा फास्ट होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉन पोलर रिएक्टेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है सॉरी, उसके अंदर आपका रिएक्शन रेट क्या होगा। जिस तरह SN1 के अंदर नॉन पोलर हमारा रिएक्शन रेट स्लो कर रहा था, सेम इज़ द केस विद द SN2, यहाँ पर भी जो है वो रिएक्शन स्लो ही होगा। तो एक बार क्विक रिवीजन कर ले, सारा जो हमने पढ़ा न्यूक्लियोफाइल का, इलेक्ट्रोफाइल का, हमने देखा सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल जो न्यूक्लियस लविंग हो, इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लविंग हो, सब्स्टिट्यूशन जहाँ पर रिप्लेसमेंट हो रही हो किसी ना किसी ग्रुप की। और हमने देखे भाई दो इसके टाइप्स, एक था हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक थी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसके अंदर हमने ये देखा कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो उसके अंदर रिप्लेसमेंट होगी किसकी, न्यूक्लियोफाइल की, और इलेक्ट्रोफिलिक के अंदर रिप्लेसमेंट, याद रखिएगा रिप्लेसमेंट की मैं बात कर रही हूँ, तो रिप्लेसमेंट होगी इलेक्ट्रोफाइल की। लेकिन वो जो रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट किसके साथ करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, और न्यूक्लियोफिलिक्स जो है वो रिएक्ट करेंगे इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये चीज़ देखी हमने। ऊपर से हमने न्यूक्लियोफिलिक के अंदर दो रिएक्ट जो मैकेनिज़्म देखे, एक देखा हमने SN1, दूसरा देखा हमने SN2। SN1 के अंदर हमने देखा कि ये दो स्टेप था, दो स्टेप में से पहले स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही थी, और ये जो है वो 3 डिग्री के अंदर फास्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जितने ज़्यादा रेडिकल ग्रुप होंगे उतनी ही जल्दी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, जितनी जल्दी कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी उतना हमारा जो रिएक्शन रेट होगा, सब्स्टिट्यूशन पावर होगी, वो उतनी ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ हमने क्या देखी कि यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो है वो मतलब उसके ऊपर वो डिपेंडेड है ही नहीं, ये जस्ट डिपेंडेड है किसके ऊपर, जो आप रिएक्टेंट यूज़ कर रहे हो यहाँ पर, ये जस्ट उसके ऊपर डिपेंडेड है, इसके अलावा किसी पर नहीं। इसके अलावा हमने देखा SN2 मैकेनिज़्म के अंदर ये सिंगल स्टेप रिएक्शन था, ये जो है वो डिपेंड करता है दोनों के ऊपर, जो न्यूक्लियोफाइल है उसके ऊपर भी और जो सब्स्टिट्यूएंट यानी जो रिएक्टेंट ले रहे हो उसके ऊपर भी। तो हमने इसके अंदर देखा जितने कम जो रेडिकल ग्रुप होंगे, रेडिकल ग्रुप कम होंगे तो वहाँ पर जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी। इसी वजह से वहाँ पर, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस हमें कम चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक कर रहा है, दैट्स वाई जितनी कम होगी उतनी ही हमारे पास सब्स्टिट्यूशन पावर ज़्यादा होगी। न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर हमारे पास स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसी वजह से फास्टर रिएक्शन होगा। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग किस तरह से होगा, जितनी ज़्यादा उसके पास एबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेंगे, और इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट ईजीली स्ट्रॉन्ग बेस ही कर सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि ये जो है वो डिपेंड करता है इसके फैक्टर्स में। हमने देखा कि नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप भी हमें स्टेबल चाहिए भाई, अगर वो स्टेबल होगा, स्ट्रॉन्ग से ज़्यादा वर्ड अच्छा लगेगा स्टेबल, जितना ज़्यादा वो स्टेबल होगा उतनी ही जल्दी वो लीव करेगा और रिएक्शन रेट ज़्यादा होगा। और यहाँ पर भी सेम ही बात है, जितना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, ये जो पॉइंट है वो दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम है। इसके अलावा हमने देखा कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी तो रिएक्ट कर अफेक्ट करता है। हम अफेक्ट की बात कर रहे हैं, डिपेंड की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर अफेक्टेंस की बात कर रहे हैं। तो नेचर ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारे पास पोलर, एक होता है नॉन पोलर। पोलर ऑफकोर्स ये पोलर है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर क्या हो रहा था, कार्बोकेटाइन बन रहा था। कार्बोकेटाइन क्या है, पोलर नेचर का है, तो यहाँ पर प्रोटॉन रिप्लेस्ड है और प्रोटॉन प्रेजेंट है, दोनों के अंदर ये जो रिएक्शन है वो स्पीडली हो रहा है। लेकिन नॉन पोलर के अंदर ये स्लो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चार्ज नहीं है। आते हैं अब SN2 के अंदर। SN2 के अंदर जो प्रोटिक है, ये प्रोटिक के अंदर स्लो होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्रोटॉन है वो रिप्लेस्ड हो रहा है। याद रखिएगा, ये एक बेस्ट पॉइंट है टू मेमोराइज़ कि यहाँ पर जो
रेट है, या हम बोल सकते हैं कि प्रोटॉन अगर प्रोटॉन रिप्लेस्ड है, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, एक ऐसा जो कि इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करे ना, हमें प्रोटॉन को रिप्लेस नहीं करना SN2 के अंदर। ठीक है जी। तो अगर यहाँ पर प्रोटॉन ही रिप्लेस हो रहा है तो हमारा ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आएगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं आएगा तो रिएक्शन रेट फास्ट के बजाय स्लो होगा। एप्रोटिक की अगर हम बात करें तो एप्रोटिक जिसके में प्रोटॉन प्रेजेंट होता है तो इसके अंदर यहाँ पर रिएक्शन फास्ट है। नॉन पोलर के अंदर इसकी तरह भी स्लो ही होगा, क्योंकि दोनों के अंदर हमारे पास चार्जेस इन्वॉल्व हैं बेस्टली। सो आई होप ये जो कंप्लीट वीडियो लेक्चर है ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी भी कोई कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड में स्टक कर रहा हो या ना समझ में आया हो या मुझसे कोई गलती हो गई हो, जस्ट अपने कमेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में दे दें। इट इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू ऑल। सो अब आपसे मुलाकात होती है अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।